नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हो भाई? ज्योग्राफी की यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज करेंगे अपने पर्यटन कक्षा 12 का छठा चैप्टर तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप। उसके अंदर आज 7वीं क्लास रहेगी अपनी, वो है पर्यटन। कौन सी है? पर्यटन। बड़ा अच्छा टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है, यानी एक प्रश्न पक्का यहाँ से जरूर आएगा भाई। यानी इस लेसन से बहुत सारे प्रश्न आने हैं। ऑप्शनल, खालिस्तान, वन लाइनर, निबधात्मक क्वेश्चन। ये लेसन बड़ा गजब का है। अगर इस लेसन को अच्छी तरीके से तैयार कर ले तो 7 से 8 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। 7 से 8 नंबर ये पार्ट लेसन अपने को दे के जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो भाई दबा के। और शुरू करते हैं अपने पर्यटन। क्या शुरू करते हैं? पर्यटन। हेडिंग लगाओ आप, पर्यटन। पर्यटन, ठीक है। पर्यटन क्या है? पर्यटन एक यात्रा है सर। पर्यटन एक क्या है? यात्रा है जो व्यापार की बजाय प्रमोद के उद्देश्यों के लिए की जाती है। बड़ी सुंदर लाइन लिखी है भाई। क्या लिखी है बच्चा? देखो क्या लिखा है कि पर्यटन पर्यटन एक यात्रा है। पर्यटन एक यात्रा है, याद रखनी है अपने को। पर्यटन एक यात्रा है जो जो व्यापार व्यापार के बजाय प्रमोद प्रमोद के उद्देश्यों के लिए की जाती है। ठीक है ना? तो पर्यटन क्या है? पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार की बजाय प्रमोद के उद्देश्यों के लिए की जाती है। अच्छा, उद्देश्यों से ही कौन लिखा जी? एक मैसेज आयो कि उद्देश्यों से ही कौन लिखा, सही लिखा भाई। उद्देश्यों उद्देश्यों के लिए की जाती है। इसके लिए उद्देश्यों के लिए की जाती है। तो अच्छा प्रश्न है। यानी पर्यटन एक यात्रा जो व्यापार यानी बाजार व्यापार की तुलना में प्रमोद होता है मस्ती, मौज मस्ती। प्रमोद का मतलब क्या होता है? मौज मस्ती। मौज मस्ती कह सकते हैं हम, मौज मस्ती। ठीक है। मनोरंजन, मनोरंजन। तो मौज मस्ती या मनोरंजन के लिए की जाने वाली यात्रा क्या कहलाती है? पर्यटन कहलाती है। क्या कहलाती है? पर्यटन। गजब तो अब होगा क्या? कुल पंजीकृत रोजगारों, देखो, कुल कुल पंजीकृत रोजगारों रोजगारों कुल पंजीकृत रोजगारों तथा कुल राजस्व तथा तथा कुल राजस्व बात ब्रैकेट में लिखो, यहाँ बात को मने क्या लिखना है? कुल राजस्व का मतलब है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद का 40%। का 40%। इसको डिस्क्राइब करेंगे अपनी पर्सन कैसे आएगा? 40%। तो कुल पंजीकृत रोजगारों तथा कुल राजस्व की की दृष्टि से पर्यटन पर्यटन विश्व का विश्व का अकेला विश्व का विश्व का अकेला सबसे सबसे बड़ा, कितना बड़ा सर? 25 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। कितने करोड़? 25 करोड़। 25 करोड़
तृतीय क्रियाकलाप बन गया है। क्या बन गया भाई? तृतीयक क्रियाकलाप बन गया है। तृतीयक क्रियाकलाप बन गया है। ठीक है, हाँ जी। प्रश्न देखो अब कैसे आएगा, इसी लाइन से प्रश्न बना के देखते हैं। अगर हमें पूछे कि तृतीय क्रियाकलाप का कौन सा क्रियाकलाप है जिसमें विश्व का सबसे अधिक रोजगार प्राप्त होता है, तो उत्तर आएगा पर्यटन। क्या आएगा? पर्यटन। सुन लो प्रश्न, यानी सर्वाधिक किस सेवा सेक्टर किस क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध है, तो उत्तर रहेगा पर्यटन। और पर्यटन विश्व के कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा रहा है, तो 25 करोड़ इसमें रोजगार पा रहे हैं भाई। और कुल पंजीकृत रोजगार जो है ना, उसमें कुल जो जीडीपी यानी अर्थव्यवस्था में जो हिस्सा है वो कितना प्रतिशत है? 40%। यानी कुल राजस्व की 40% जो है वो कहां से आता है? जीडीपी का हिस्सा वो आता है पर्यटन से। कहां से आता है? पर्यटन से। इसलिए विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप का रोजगार देने वाला सेक्टर है वो है पर्यटन। कौन सा है? पर्यटन। ठीक है सर, इतनी बात थोड़ी है, और भी बताओ ना। इनके अलावा इनके अलावा 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 यानी अतिरिक्त, इनके अतिरिक्त कह सकते हैं, इनके अलावा पर्यटकों के आवास पर्यटकों के आवास भोजन परिवहन मनोरंजन तथा विशेष दुकानों जैसी सेवाएं उपलब्ध करवाने उपलब्ध कराने जैसी सेवा उपलब्ध करवाने के लिए अनेक स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है भाई, नियुक्त किया जाता है। देखो, यानी पर्यटन के अलावा, यानी इनके अलावा पर्यटकों के आवास यानी जो घूमने गए हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? उनके लिए आवास, भोजन, परिवहन की व्यवस्था, मनोरंजन की व्यवस्था तथा विशेष दुकानों जैसी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए अनेक स्थानीय जो व्यक्ति होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है। क्योंकि वहां हम किसी जगह क्षेत्र में घूमने जाएंगे तो वहां रहने वाले जो लोग ना, वहां के स्थानीय लोग हैं, उनको ज्यादा जानकारी होती है, तो उन लोगों को नियुक्त किया जाता है कि आने वाले लोगों के लिए आवास की सुविधा हो, भोजन की सुविधा हो, परिवहन की हो, मनोरंजन की व्यवस्था हो, इन सभी का ध्यान है वो रखा जाता है साहब। तो अगर आपसे पूछे कि पर्यटकों को कौन सी विशेष सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है जिसमें स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, तो आपका उत्तर आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन और विशेष दुकानें जैसी विशेष सेवाएं आ जाएगी। अगर प्रश्न आए कि पर्यटकों को आवास, भोजन, परिवहन,
मनोरंजन और विशेष दुकान जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कौन से लोगों को नियुक्त किया जाता है? तो स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। ये इसका प्रश्न रहेगा। लाइन में किसी प्रकार के प्रश्न जैसे बने उस वो प्रश्न बना के आप देखा करो, क्योंकि ये पैटर्न चेंज हो चुका है। पुरानी वाली बात नहीं रही है कि सीधा प्रश्न आ गया उठा के दे दिया, 4 प्रश्न करवाए उनमें एक आ जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब भाई गहराई से पढ़ना पड़ेगा, बच्चे का दिमाग चेक होता है पेपर के अंदर, सारी चीजें अब देखी जाती है। तो बोर्ड बदल गई है, खुद भी बदलो, ठीक है। बोर्ड अपना नजरिया बदल चुकी है पेपर बनाने का, तो तुम भी बदलो। नहीं बदलोगे तो 12वीं भैया कई साल लगेंगे करते करते, ठीक है। लोग कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे और आप कहीं के कहीं रहोगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखो भाई। नेक्स्ट लाइन है कि पर्यटक 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 अवसंरचना उद्योगों अवसंरचना उद्योगों कोमा अवसंरचना उद्योगों कोमा फुटकर व्यापार। कौन सा व्यापार भाई? फुटकर व्यापार। इसी लेसन में हम पढ़ के आए हैं। जिस बच्चे ने ये क्लास नहीं देखी वो जाके देखे फुटकर व्यापार वाली पहले। फुटकर व्यापार तथा शिल्प शिल्प उद्योगों उद्योगों यहां शिल्प उद्योगों के लिए एक शब्द काम में लिया गया जो है समारिका। क्या है भाई? समारिका, ठीक है। कई बार क्या है कि एनसीईआरटी अपने शब्द डाल देती है, प्रश्न में पूछ लेता है कि निम्न में से सामरिका उद्योग कौन से, तो वहां सीधा सीधा उत्तर आएगा हस्तशिल्प। शिल्प उद्योग जो है वो समारिका उद्योग कहलाते हैं। शिल्प उद्योगों को पोषित करते हैं, पोषित करता है भाई, पोषित करता है। ये लो जी, ठीक है। इसी में देखो बहुत सारे प्रश्न है। यानी जो पर्यटक है, क्या है? पर्यटक। जो पर्यटक है, हम पर्यटक की बात करें, यहाँ पर्यटक है वो क्या है? अवसंरचना उद्योगों यानी स्ट्रक्चर, अवसंरचना उद्योगों, फुटकर व्यापार और शिल्प उद्योगों को क्या करते हैं? पोषित करते हैं। बस घूमने जाएंगे तो वहां इस प्रकार के उद्योग भी मिलेंगे अपने को, स्ट्रक्चर वाले। उसके बाद फुटकर व्यापार भी मिलेगा, ठीक है। रेडी फेरी वाले ये भी मिलेंगे और हाथ से बनाई हुई वस्तुओं को बेचने वाले लोग भी मिलेंगे। तो इस प्रकार के उद्योगों को क्या पर्यटक क्या करता है? पोषित करता है। क्या करता है? पोषित करता है। तुम कहीं घूमने जाते हो तो वहां फुटकर भी आप कुछ ना कुछ चीजें वहां से खरीद के लेके आते हो ना, तो वो सारी चीजें यही तो होती है, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर। और बात आने दो। और देखो, कुछ प्रदेशों में पर्यटन, कुछ प्रदेशों में पर्यटन ऋतुनिष्ठ होता है भाई। कैसा होता है? ऋतुनिष्ठ, ऋतुनिष्ठ होता है। इस ऋतुनिष्ठ का मतलब है बेटा जी, ये जो ऋतुनिष्ठ है ना, ये है मौसम के अनुसार, यानी ऋतु के अनुसार होता है भाई, ठीक है। कैसा पर्यटन होता है? ऋतु के अनुसार, ऋतु के अनुसार कह दो, या हम कह सकते हैं मौसम के अनुसार। इसके अनुसार, मौसम के अनुसार, गर्मी सर्दी के अनुसार भी पर्यटन किया जाता है। हाँ जी किया जाता है, कौन झूठ बोल रहा है? तो एक होता है बेटा जी कई प्रदेशों में पर्यटन पर्यटन वर्ष पर्यंत होता है। वर्ष पर्यंत का मतलब साल भर होता है, ठीक है। 12 महीने चलता रहता है पर्यटन, ठीक है सर। एक प्रश्न की बात मैं थाने पूछूं तो थे बताओ यार, कुछ प्रदेशों में, देखो ये प्रश्न दे रहा हूं मैं आपको कि प्रदेशों में कुछ प्रदेशों में पर्यटन ऋतुनिष्ठ क्यों होता है? कुछ प्रदेशों में पर्यटन
ऋतुनिष्ठ क्यों होता है? ये आपसे मैं जवाब मांग रहा हूं कि कुछ प्रदेशों में जो व्यापार है या व्यापार क्या पर्यटन है, वो ऋतुनिष्ठ क्यों होता है, अभी मौसम के अनुसार क्यों किया जाता है? तो इसका सीधा सा उत्तर है क्योंकि अवकाश की अवधि क्योंकि अवकाश की अवधि अवकाश की अवधि अनुकूल मौसमी दशाओं पर निर्भर करती है। अवधि अनुकूल मौसमी मौसमी दशाओं पर निर्भर निर्भर करती है निर्भर करती है क्योंकि अवकाश की अवधि अनुकूल मौसमी दशाओं पर क्या करती है? निर्भर करती है। ठीक है, ठीक है सर, बात समझ में आई क्या? आगे सर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा सा, उसके बाद अपने पैटर्न प्रदेश को बदलते हैं। हेडिंग लगाइए पर्यटक प्रदेश। पर्यटक प्रदेश। तो विश्व में पर्यटक प्रदेश कौन कौन से हैं, इनकी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं भाई। विश्व में पर्यटक जो प्रदेश है और वो कौन कौन से, एक बार चर्चा कर लेते हैं। अच्छा प्रश्न आता है यहाँ से पर्यटक प्रदेश को में। तो पहला प्रदेश लिखिए भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर। भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर। भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर पोषण स्थान। कौन सा स्थान भाई? पोषण स्थान। बताऊंगा पोषण स्थान कौन सा होता है, इतने उतावले मत हो। पोषण स्थान तथा तथा भारत का पश्चिमी तट। पश्चिमी तट। कौन सा तट? पश्चिमी तट विश्व विश्व के लोकप्रिय लोकप्रिय गंतव्य स्थान गंतव्य स्थानों में से है में से है। ठीक है, एक प्रदेश हो गया ना कि भूमध्य सागर जो है उसके आसपास वाला तट पोषण स्थान। पोषण स्थान का मतलब न गर्मी और न सर्दी। वहां क्योंकि श्रावणीय वर्षाएं होती है भूमध्य सागर के आसपास, तो वह ना सर्दी होती है और ना गर्मी होती है, बड़ा सुहाना मौसम होता है। और भारत का पश्चिमी तट, क्योंकि भारत के पश्चिमी तट में ज्यादातर लोग घूमने जाते हैं, गोवा, महाराष्ट्र, ठीक है, आपके केरल, इन क्षेत्रों में क्या है लोग ज्यादा घूमने जाते हैं। कर्नाटका, आई बात समझे? क्यों? क्योंकि वो समुद्री इलाका है, वहां एकदम मौसम बढ़िया होता है, सुहाना होता है। तो ये विश्व के लोकप्रिय गंतव्य स्थान है। इसका प्रश्न बना के मैं बताऊंगा, एक बार प्रदेश लिख लो सारे, ठीक है, इतना ज्यादा भागड़ ना चाहिए। फिर है शीतकालीन खेल प्रदेश, 2 नंबर। शीतकालीन खेल प्रदेश मुख्यतः मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रदेश जो मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में। जो ठंडे प्रदेश होते हैं बड़े शीतकालीन जो खेल के मैदान होते हैं वो ज्यादातर कहां मिलेंगे? पर्वतीय क्षेत्रों में। तो वहां पर लोग भी घूमने जाएंगे। ठीक है सर, जाएंगे, हम क्या बोल रहे हैं नहीं जाएंगे। तीसरी बात देखो, मनोहारी दृश्य भूमियां। मनोहारी दृश्य भूमियां
यानी मन को अच्छी लगने वाली भूमियां, मनोहारी दृश्य भूमियां तथा तथा यतर ततर इधर उधर इधर उधर राष्ट्रीय यतर ततर फैले राष्ट्रीय उद्यान, फैले राष्ट्रीय उद्यान, यानी मन को अच्छे लगने वाली दृश्य भूमियां कोई भी हो सकती, थाने जो अच्छे लगे वो भूमियां घूमने जाओ, देख के आओ, और साथ में इधर उधर फैले राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है सर, एक और बताओ। एक क्यों, मैं तो घना ही बता दूंगा। अरे मैं तो घना ही बता दूंगा, छोड़ो थे पढ़ो सरी। स्मारकों विरासत स्थलों, स्मारकों विरासत स्थलों, स्मारकों विरासत स्थलों और सांस्कृतिक गतिविधियों और सांस्कृतिक गतिविधियों, सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण जो ऐतिहासिक नगर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, कारण ऐतिहासिक नगर भी पर्यटकों को आकर्षित करते सुनो अब क्या प्रश्न बने, आ बात आनी है ना कि यहां से कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे। देखो कैसे बनेंगे भाई, कि भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर पोषण स्थान तथा भारत के पश्चिमी तट विश्व के लोकप्रिय गंतव्य स्थानों में से एक है। इसका प्रश्न बनेगा सीधा सीधा, क्या बनेगा, आपसे पूछेगा कि विश्व में, प्रश्न लिख दूं, विश्व में कौन से पर्यटन के लोकप्रिय, कौन से भाई लोकप्रिय गंतव्य स्थान है, तो उत्तर क्या आएगा भाई साहब, अगर ये प्रश्न रहेगा तो उत्तर ये आएगा। उत्तर क्या आएगा, उत्तर आएगा भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर पोषण स्थान आ जाएगा, और भारत का पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, विश्व के लोकप्रिय गंतव्य स्थान है। तो इस लाइन का उत्तर ये मिलेगा। प्रश्न समझ में आ गया? आगे सर इसका बताओ, इसका तो बना ही है। इस प्रश्न पूछेगा कि विश्व के शीतकालीन खेल प्रदेश जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखो कितना अच्छा प्रश्न है। प्रश्न बनेगा, क्या प्रश्न बनेगा इसका प्रश्न बनेगा कि विश्व के शीतकालीन खेल प्रदेश, यही ना, शीतकालीन खेल प्रदेश जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं कहाँ पाए जाते हैं वे, कहाँ पाए जाते हैं। सर इसका उत्तर भी बता दो। हाँ जी उत्तर तो बताऊंगा ना मैं। इसका उत्तर क्या रहेगा, उत्तर तुम्हें नहीं आता रहे? नहीं सर हमें नहीं आता। इस लाइन का मैंने प्रश्न बनाया है कि विश्व के शीतकालीन प्रदेश जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तर आएगा सर क्या, पर्वतीय क्षेत्रों में। क्या भाई, पर्वतीय क्षेत्रों में।
पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ये लो जी, उत्तर तो आपने कहा हर लाइन को प्रश्न बढ़ा दूंगा मैं, हर लाइन का तभी 3 डिजिटल में नंबर आएंगे। यानी हमें किताब की हर लाइन का पर्सन वन, ऑप्शनल, खालिस्तान, वन लाइनर और निदात्मक क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, तब जाके हम 100 में से 100 नंबर है वो लेके आएंगे भाई। ठीक है, तो विश्व के शीतकालीन खेल प्रदेश जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका उत्तर ये रहा भाई, सीधा सीधा उत्तर मैंने यहां से टपकाया है। ठीक है, ठीक है सर। मनोहारी दृश्य भूमि तथा यत्र तत्र फैले राष्ट्रीय उद्यान भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये सत्य है, यह सत्य में आ सकता है कि निम्न में से पर्यटक प्रदेशों से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना, तो ये बात भी सत्य है कि मनोहारी दृश्य भूमियां और इधर उधर फैले राष्ट्रीय जो उद्यान है वो भी पर्यटकों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। बात आती है स्मारकों, विरासत स्थलों और सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण ऐतिहासिक जो पुराने जो नगर होते हैं वो भी पर्यटकों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो आई बात समझे, ये ऐसे भी पूछ सकता है, इस प्रकार से प्रश्न बना के पूछ सकता है, और ऑप्शन में भी पूछ सकता है कि निम्न में से पर्यटक प्रदेश है, निम्न में से पर्यटक प्रदेश है भाई साहब, भूमध्य सागरीय तट का कुषण स्थान, शीतकालीन खेल प्रदेश, ठीक है सर, मनोहारी दृश्य भूमियां, ये भी सही है, स्मारक विरासत और ऐतिहासिक नगर, स्मारक विरासत और ऐतिहासिक नगर उपयुक्त में से सभी यानी सारे सही है। ओके, बात आई समझने, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा था। फिर हम पढ़ेंगे पर्यटन को, पर्यटन आकर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पर्यटक, पर्यटनक, पर्यटक देख लेते हैं भाई। पर्यटन आकर्षण, पर्यटन आकर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, ये लीजिए, ये आपके, चाहे इस प्रश्न को आप 3 नंबर का समझो, चाहे इसको आप 4 नंबर का समझो, ठीक है, चाहे इसको आप 1 नंबर का प्रश्न भी समझ सकते हो। क्यों सर, ऑप्शनल में पूछ लेगा, ठीक है ना। चाहे आप इस प्रश्न को 4 नंबर का करेंगे, चाहे 3 नंबर में करो, चाहे ऑप्शनल में करो, चाहे कई बार खालिस्तान में सरकाते हैं। तो देखो इसमें 4 कौन कौन से हैं भाई, अगर हम 4 प्रकारों की बात करें, इसके 4 प्रकार हैं, 4 पार्ट है। कौन कौन से, पहला है जलवायु, जलवायु पर्यटक को बहुत प्रभावित करती है, जलवायु, ठीक है। अरे जलवायु तो प्रभावित करेगी करेगी सर। अच्छा, और क्या करता है सर, जलवायु के साथ साथ दृश्य, भूदृश्य भी प्रभावित करता है, यानी भूदृश्य, भू दृश्य, ठीक है सर। और 3 नंबर, इतिहास एवं कला भी प्रभावित करता है, इतिहास एवं कला, ये भी प्रभावित करता है ना, क्यों नहीं करता बताओ। सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था भी करती है, हाँ जी करती है, कौन मना कर रहा है, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। सांस्कृतिक, सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था करेगी ना, क्यों नहीं करेगी। सॉरी, सॉरी, सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था भी संस्कृति है, सांस्कृतिक संस्कृति, संस्कृति और अर्थव्यवस्था भी उसको प्रभावित करती है। देखो कैसे करेगी, हम एक एक का पहले पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे भाई, किस किस प्रकार से ये प्रभावित करने वाली है, ठीक है। और क्या क्या प्रभावित है करेगी, तो ते जलवायु हेडिंग लगा लो, क्या, जलवायु, जलवायु, जलवायु में क्या लिखेंगे, ठंडे प्रदेशों के अधिकांश लोग, बड़े ईमानदारी से लिखना भाई, साफ साफ, ठंडे प्रदेशों के
अधिकांश लोग, अधिकांश लोग पुलिन विश्राम के लिए, पुलिन, पुलिन विश्राम के लिए, के लिए उष्ण व धूपदार, देखो उष्ण व धूपदार मौसम की अपेक्षा करते हैं, मौसम की अपेक्षा करते हैं। मैं समझाऊंगा इस लाइन को। खालिस्तान में भी ये लाइन आ चुकी है, खालिस्तान आएगा तो हमें क्या लिखना है उस खालिस्तान में, वो बात भी हम करेंगे, ऐसी बात नहीं है भाई, ठीक है। ऐसे अंधेरे में तीर नहीं मारना अपने को, समझ गए। आपको यूट्यूब पर फ्री कराऊंगा तो मैं फ्री ही कराऊंगा, और अपना ही चैनल एक है, देख लेना आप, फ्री कंटेंट आपको यहाँ से मिल रहा है, पूरी 12वीं क्लास फ्री में करवाई जाएगी। नहीं आप पेड वाला कोर्स खरीदना चाहते हो तो भाई बहुत सारे हैं, वहां खरीद लो, ठीक है। वहां पर आपको डिजिटल बोर्ड मिलेगा और सीधी पीडीएफ वहां डाली जाती है और किताब की वहां पढ़ा देते हैं, ऐसे ऐसे करके पढ़ा दिया जाता है, वो अच्छा आनंद है, ठीक है। और अगर विस्तार से अच्छी तरह से समझ के पढ़ना है तो अपने पास आ सकते हैं, ठीक है। लिखो आगे, दक्षिणी यूरोप और भूमध्य सागरीय, दक्षिणी यूरोप और भूमध्य सागरीय, यानी दक्षिणी यूरोप हो गया, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पर्यटन के महत्व, क्षेत्रों में पर्यटन के महत्व, पर्यटन के महत्व का एक मुख्य कारण है, महत्व का एक यह, महत्व का यह एक मुख्य कारण है। कौन सा? जलवायु। यहां सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि दक्षिणी यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पर्यटन के महत्व का एक मुख्य कारण क्या है, तो वहां जलवायु है। क्या है? जलवायु। खोजते रहना बुक में कि ऐसी सीधी लाइन नहीं मिलेगी कि जलवायु दक्षिण यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पर्यटन के महत्व का एक मुख्य कारण, ना, उसने ऊपर डाल दिया जलवायु, वहां से उसके टॉपिक के प्रश्न बना सकता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है सर। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट भी बताएंगे ऐसी किताब बढ़िया हमारे। देखो, अवकाश के शीर्ष मौसम, अवकाश के शीर्ष मौसम, अवकाश के शीर्ष मौसम में यूरोप के अन्य भागों की अपेक्षा, मौसम में यूरोप, यूरोप के अन्य भागों की अपेक्षा, की अपेक्षा भूमध्य सागरीय जलवायु में लगातार, अपेक्षा भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय जलवायु में, जलवायु में लगातार, लगातार, लगातार या सतत लिख सकते हो ब्रैकेट में, ऊंचा, ऊंचा तापमान, ऊंचा तापमान, कोमा धूप की लंबी अवधि, धूप की लंबी अवधि, कोमा और निम्न वर्षा की दशाएं,
और निम्न वर्षा की दशाएं और निम्न वर्षा की दशाएं। ठीक है, यानी अवकाश में शीर्ष मौसम में जब छुट्टियां होती है उस समय मौसम में यूरोप के अन्य भागों की अपेक्षा भूमध्य सागरीय जलवायु है उसमें लगातार ऊंचा तापमान, धूप की लंबी अवधि, ठीक है, और निम्न वर्षा की दशाएं हैं वो पाई जाती है। ठीक है भाई, ठीक है सर। नेक्स्ट देखो, शीतकाल, शीतकालीन, शीतकालीन अवकाश का आनंद लेने वाले लोगों, शीतकालीन अवकाश का आनंद, आनंद लेने वाले लोगों, आनंद लेने वाले लोगों की विशेष जलवायु, जलवायु विशेष जलवायु जरूरतें होती है, जरूरतें, जरूरतें होती हैं। जैसे, जैसे यानी उदाहरण की बात करें अपने, जैसे या तो अपने गृह क्षेत्रों में, या तो अपने गृह क्षेत्रों में, या तो अपने गृह क्षेत्रों यानी घर के पास, गृह क्षेत्रों में, क्षेत्रों की तुलना में लिखो, अपने गृह क्षेत्रों की तुलना में, तुलना में ऊंचे, ऊंचे तापमान अथवा ऊंचे तापमान अथवा सीकिंग, सकिंग है, सकिंग, सैकिंग, ठीक है, सैकिंग के लिए अनुकूल हिमावरण, सकिंग के लिए अनुकूल हिमावरण, हिमावरण यानी हिम से ढका हुआ या बर्फ से। ठीक है, इसको समझ लो दोबारा। जलवायु ठंडे प्रदेशों के अधिकांश लोग पुलिन विश्राम के लिए उष्ण व धूपदार मौसम की अपेक्षा करते हैं। यानी ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जो लोग हैं ना, वो ज्यादातर कौन सा, पुलिन विश्राम के लिए क्या करते हैं, उष्ण और धूपदार मौसम की अपेक्षा करते हैं। ये प्रश्न में आ चुकी है ये लाइन तो। ठीक है, खालिस्तान पूछेगा कि ठंडे प्रदेशों के अधिकांश लोग खालिस्तान विश्राम के लिए उष्ण और धूपदार मौसम की अपेक्षा करते हैं, तो उसमें पुलिन विश्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पुलिन विश्राम। तो अगर आपसे पूछे ठंडे प्रदेशों के अधिकांश लोग हैं वो कौन से विश्राम के लिए उष्ण व धूपदार मौसम की अपेक्षा करते हैं, तो पुलिन विश्राम आ जाएगा। और पुलिन विश्राम के लिए कैसे मौसम की अपेक्षा करते हैं, तो उष्ण, उष्ण और धूपदार आ जाएगा। पर्सन यहीं से तोड़ के बना सकता है कि ठंडे प्रदेशों के अधिकांश लोग पुलिन विश्राम के लिए निम्न में से किस मौसम की अपेक्षा करते हैं, तो उष्ण और धूपदार आएगा। ठीक है, फिर है दक्षिणी यूरोप। दक्षिणी यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पर्यटन के महत्व का एक महत्वपूर्ण कारक है, कौन सा है, जलवायु है। इस लाइन का उत्तर आएगा जलवायु। क्या आएगा, जलवायु। ठीक है, फिर आपसे पूछे कि दक्षिणी यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पर्यटन के महत्व का एक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो जलवायु है। ठीक है, फिर अवकाश के शीर्ष मौसम में यूरोप के अन्य भागों की अपेक्षा भूमध्य सागरीय जलवायु में लगातार ऊंचा तापमान, धूप की लंबी अवधि और निम्न वर्षा की दशाएं वो बनी रहती है, इसलिए लोग वहां घूमने जाते हैं। शीतकाल में अवकाश का आनंद लेने वाले लोगों की विशेष जलवायु जरूरतें होती है, यानी जब सर्दियों में छुट्टी होती है तो जब छुट्टियों का आनंद लेना है तो उनकी अनेक सारी जरूरतें होती है। जैसे या तो अपने घर के आसपास क्षेत्र है वहां पर अगर ऊंचा तापमान है तो वहां जाएंगे घूमने के लिए,
यानी शीतकाल में छुट्टी होती है, पर घर के आसपास कोई 100 किलोमीटर पे या 200 किलोमीटर एरिया के पास कोई ऊंचा तापमान वहां रह रहा हो तो वहां जाएंगे। या फिर कोई देखो हिमावरण वाला क्षेत्र, कौन सा हिमावरण वाला क्षेत्र, बर्फ पर यहाँ स्लाइंग मारते हुए घूमने के लिए, आनंद लेने के लिए जाएंगे। तो ये जलवायु था, जलवायु कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित करता है साहब। ठीक है, अब आता अपना दूसरा भूदृश्य। 2 नंबर हेडिंग लगाओ भूदृश्य। क्या लगानी है, भूदृश्य। देखो भूदृश्य कैसे प्रभावित करेगा। भूदृश्य की बात करें तो भूदृश्य भी प्रभावित करेगा। देखो कई लोग कई कई लोग ठीक है, कई लोग आकर्षित करने वाले करने वाले जो स्थान होते हैं ना, करने वाले पर्यावरण में अवकाश बिताना पसंद करते हैं। कई लोग आकर्षित करने वाले पर्यावरण में अवकाश बिताना बिताना पसंद करते हैं। ठीक है, यानी अच्छी भूदृश्य होंगे उनको जो आकर्षित करते हैं। ऐसे पर्यावरण में लोगों को आकर्षित करने वाला जो भूदृश्य है वहां पर लोग छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं। देखो जिसका प्राय अर्थ है, देखो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि पर्वत भी अच्छे दृश्य है। पर्वत, झीलें, कोमा लगाते रहना, झीलें, दर्शनीय समुद्री तट। ठीक है सर। और मानव द्वारा और मानव द्वारा मानव द्वारा पूर्ण रूप से अपरिवर्तित भूदृश्य, मानव द्वारा पूर्ण रूप से अपरिवर्तित भूदृश्य, अपरिवर्तित भूदृश्य। ठीक है, यानी भूदृश्य का मतलब है कई लोग जो आकर्षित करने वाले जो स्थान होते हैं उस पर्यावरण में अपना अवकाश या छुट्टियां वो बिताना चाहते हैं। इसका जो अर्थ है ना, इस लाइन का जो अर्थ है वो है कि जैसे पर्वत है, झील है, दर्शनीय समुद्री तट हो गए, आपके मानव द्वारा जो पूर्ण रूप से अपरिवर्तनीय जो भूदृश्य है, गढ़, कोई किले, कोई दुर्ग, इस प्रकार के हो गए, तो उनको भी लोग पसंद करते हैं। ठीक है सर, ओके। अब आ जाओ इतिहास और कला। 3 नंबर, इतिहास और कला कैसे प्रभावित करता है भाई। इतिहास एवं कला एवं कला, इतिहास एवं कला किस प्रकार से प्रभावित करेगा, इसकी हम चर्चा करते हैं। देखो किसी क्षेत्र के वहां की इतिहास कला संभावित है कि वो आकर्षित करेगी, तो लिखो किसी क्षेत्र के इतिहास और कला के इतिहास और कला संभावित आकर्षण होता है, संभावित आकर्षण होता है। ठीक है, जैसे आजकल लोग बच्चे कंपटीशन का एग्जाम देने जाते हैं, जैसे कि जयपुर आ गया सेंटर, बीकानेर आ गया। अब जयपुर, बीकानेर, जोधपुर जहाँ भी सेंटर आया तो वहां पेपर देने गए तो साथ में भी देखें, जोधपुर सेंटर आया तो मेहरानगढ़ का किला भी देखें, पुराना है ना, देखे आए कि बार बार नहीं आया, तो वो आकर्षित कर रहा है लोगों को, खींच रहा है अपनी ओर की मुझे देख के जाओ। इस प्रकार के जो दर्शनीय स्थल होते हैं, वो ऐतिहासिक स्थल होते हैं, उनको वो लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ठीक है सर, नेक्स्ट बात लिखो। समझ में आ गई ना, समझ में आए तो आएगी, समझ में आ जाती है। लिखो लोग
प्राचीन और सुंदर नगरों और सुंदर नगरों पुरातत्व है, यानी प्राचीन और भी पुराने पुरातत्व है। ठीक है, जैसे कुछ सभ्यता वगैरह है, पुरातत्व के के स्थानों पर पाए जाते हैं, या कोई सभ्यताएं होगी, या क्या होगी, सभ्यताएं होगी। ठीक है, और और किलों, महलों, हवेलियां, किलों महलों हवेलियां हैं, वेलियां, हवेलियां, गिरजाघरों, गिरजा घरों, गिरजाघरों। ठीक है, गिरिजा होता है, गिरिजा लिख देते हैं, वैसे ही लिख देते हैं, गिरजा घरों। ठीक है, गिरजाघरों को देखकर आनंद उठाते हैं, को देखकर आनंद आनंद उठाते हैं, आनंद उठाते हैं। देखो, भी इतिहास कला है, पुरानी चीजें देखने के जो शौकीन लोग होते हैं या पुरानी चीजें वो लोगों को आकर्षित करती हैं। जैसे हम बात करें, लोग प्राचीन सुंदर नगरों को देखना पसंद करेंगे, पुरातात्विक कोई स्थल है, ठीक है, कुछ सभ्यताएं उनको देखना पसंद करेंगे, किले हो गए, महल हो गए, गिरजाघर हो गए, आपकी हवेलियां होगी, इस प्रकार के जो पुराने हैं ना, उनको देखकर लोग आनंद लेते हैं। क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं। बात आगे समझ में गई? आगे सर एक बार स्क्रीन शॉट ले लो इसका भाई, फटाफट ले लो। अपने 4 नंबर, सांस्कृतिक एवं अर्थव्यवस्था, ये कैसे प्रभावित करता है पर्यटन को? तो देखो, मानव जातीय और स्थानीय, बात करें मानव जातीय, मानव जातीय और स्थानीय रीतियों को, स्थानीय रीतियों को पसंद, रीतियों को पसंद करने वाले या करने वालों को पर्यटन लुभाता है, लुभाता है। अच्छी लाइन है, यानी मानव जाति है, यानी मानवता होगी, स्थानीय रीति रिवाज होगी, इन सभी को पसंद करने वाले लोग है ना। जैसे भाई भी अच्छा अच्छी वहां जो मानवता है, वहां लोग अच्छी तरह से प्यार से बोलते हैं, प्यार से रहते हैं, ठीक, आओ बैठ बहुत ज्यादा करते हैं, वहां की रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, बोल चाल, ये सारी मैटर करती है पर्यटक को रे। ठीक है ना? ठीक है सर, देखो आगे, यदि यदि कोई प्रदेश पर्यटकों की, यदि कोई प्रदेश पर्यटकों की जरूरतों को कम दामों में, कम दामों या सस्ते कह सकते हैं, सस्ता लिखो, कम से सस्ते लिखो, सस्ते दामों में, सस्ते दामों में पूरा करता है, में पूरा करता है। ठीक है, सस्ते दामों में पूरा करता है तो वह अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है, तो वह अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है, अत्यंत क्या हो जाता है, लोकप्रिय हो जाता है भाई। ठीक है, ठीक है सर, एक बात अभी और लिख लो, घरों में रुकना, घरों में
रुकना, घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है। घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर बनकर उभरा है। व्यापार बनकर उभरा है, ठीक है सर। जैसे कि उदाहरण लिखो, उदाहरण जैसे कि गोवा, जैसे कि गोवा में, गोवा में हेरिटेज होम्स, गोवा में हेरिटेज होम्स तथा कर्नाटक में, तथा कर्नाटक में मेडिकेयर, मेडिकेयर होम्स, ये भी होम्स है, मेडिकेयर होम्स, मेडिकेयर होम्स और आपका कुर्ग होम्स, कुर्ग होम्स आदि आदि। अब समझो इसको, ठीक है, कि सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित करे, यानी वहां की कल्चर तो प्रभावित करे करेगी, सीधी सी बात है। यानी बिना कल्चर पर्यटन नहीं हो सकता। कल्चर और अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था मतलब है कि अगर हम घूमने गए तो वहां पर अपने को खाना पीना वो सस्ते दामों में मिल जाए, रहने के लिए जो होटल वगैरह वो सस्ते दामों में मिल जाए। तो देखो, मानव जातीय और स्थानीय रीति रिवाज ये वो पसंद करने वाले लोगों को पर्यटन है वो लुभाता है, ठीक है। ठीक है, यदि कोई प्रदेश अगर पर्यटकों की सस्ते दामों में जरूरतें हैं वो पूरी करता है तो वह अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है भाई। कोई भी प्रदेश है, कोई भी प्रदेश पर्यटकों की, यहाँ मैंने पर्यटकों लिखा नहीं है, ये यहाँ पर्यटकों लिख लो आप, पर्यटकों की जरूरतों को सस्ते दामों में पूरा करता है तो वह अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है भाई, ठीक है। जैसे उदाहरण देखें अपने, घरों में रुकना, घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है। क्योंकि अगर किसी अपने जो बड़ी बड़ी सिटियां होती है, यानी जो पर्यटन स्थल होते हैं वहां पर बड़े बड़े होम्स बने होते हैं, और अगर हम उनमें जाकर रुकते हैं तो एक तो सेफ्टी रहेगी, सुरक्षा की दृष्टि अच्छा होगा। तो घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है। जैसे गोवा में हेरिटेज होम्स, बड़ी अच्छी सुविधा है यहाँ पर, बिल्कुल सस्ते दामों में, बिल्कुल वाजिब दामों में, 50-60 रुपए में वहां पर बिल्कुल बड़ा सारा एक रूम मिलेगा जिसमें टीवी टावी सब लगा होता है, बिल्कुल एक आलीशान जैसा मिलेगा। कर्नाटक में मेडिकेयर होम्स है और ग्रुप होम्स है, इन ये सारे क्या है, बिल्कुल सस्ते दामों में दिए जाते हैं पर्यटकों को। ये सारे क्या है, पर्यटकों को आकर्षित करने वाले हैं भाई, ठीक है। तो आज की क्लास बताओगे कैसे लगी, अच्छी लगी हो, कैसे नहीं लगी है, और इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप बताओगे भाई, ठीक है। मेरी तरफ से मैं 100% करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है तो आप बताने का आपका फर्ज बनता है। तो आज का टॉपिक पर्यटन था, मैंने पूरा करवा दिया। मेरे हिसाब से यहाँ से बोर्ड परीक्षा में 1% जरूर पूछेगा आपसे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।